हम लोग बात कर रहे थे धारा 300 या धारा 101 के अपवादों पर और अपवादों के जस्टिफिकेशन पर कि आखिर मामला हत्या में आ जाने के बाद, एक बार मामला आपराधिक मानवों से हत्या में आ गया और उसके बाद एक विशेष परिस्थिति, एक निश्चित सर्कमस्टांस जिसे अपवाद के तौर पर 101 के साथ संलग्न किया गया है, उसमें स्थिति के आ जाने के कारण हम रिवर्स क्यों हो रहे हैं? हम फिर से उसे हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मनोवध ये क्यों मान रहे हैं? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हत्या मीनिंग देयर बाय आपराधिक मनोवध जो एग्रावेटेड सिचुएशंस में किया गया है, उसमें एक चीज दिखाई देती है, वो है ज्ञान, और वो हत्या के चारों खंडों में है। अब बिना किसी कारण, ये यूं कहें बिना किसी जस्टिफाइड कारण ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसका स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु है। और दूसरी दिशा, वहां आप जानबूझकर, ये यूं कहें ज्ञानपूर्वक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाला काम कर जरूर रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वो काम आप स्वेच्छा कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता। दिख स्वेच्छा रहा है, लेकिन आप एक ऐसी मजबूरी में पड़ गए हैं, एक ऐसी विवशता यह उत्पन्न हुई है जिसके कारण आप उस काम को, जिसके परिणाम स्वरूप हत्या की परिस्थितियों में आने वाला मानववध घटित हो गया है, वो करने को विवश हो गए। ऐसी दशा है। तो आपसे कहा गया था कि वो व्यक्ति है जो जानबूझकर बिना किसी एक्सक्यूज, बिना किसी कारण स्वेच्छा से हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध यह घटित कर रहा है। यानी एक क्रूर व्यक्ति और एक विवश और मजबूर व्यक्ति, इसे समानता के आधार पर दंडित करना, यह न्याय के किसी भी सिद्धांत के अनुसार न्यायपूर्ण और तर्कसंगत माना ही नहीं जा सकता। इसीलिए हत्या की परिस्थिति में एक बार काम आ जाने के बाद भी अगर मामला हत्या से अपवाद के तौर पर संलग्न की गई परिस्थिति इसमें आ रहा है, तो हम रिवर्स हो रहे हैं। हम फिर वापस जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मनोवध ये घटित हुआ है। आपसे पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, प्रकोपन अगर किसी व्यक्ति ने किसी को दिया और यह प्रकोपन जिस व्यक्ति ने दिया उसी की मृत्यु इस व्यक्ति ने कारित कर दी, जिसे प्रकोपन मिला था, या भूल या दुर्घटनावश इसने किसी और की कारित कर दी, तो यह नहीं जस्टिफाइड दिखता है कि प्रकोपन के अधीन जिस व्यक्ति ने दूसरे की हत्या की है उसे, और जितने स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति की हत्या की, इसे एक तल पर हम रखें, यह बिल्कुल उचित नहीं दिखाई देता। इसलिए प्रकोपन के परिणाम स्वरूप अगर कोई
उस व्यक्ति की हत्या करता है जिसने प्रकोपन दिया, या दूसरों की भूल या दुर्घटनावश मृत्यु पारित करता है, तो उसे हमने हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी माना था और लाभ न ले कोई अनुचित विधायिका के द्वारा बनाए गए इस प्रावधान का, इसलिए परंतुक जोड़े और ये कहा कि ये अपवाद इन परंतुकों के अधीन होगा, वो स्वतः प्रकपित न हो, ठीक है ना। प्रकोपन को एक युक्ति के तौर पर उपयोग किया जाना ईप्सित न हो, उसने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया हो, या वो लोक सेवक हो, वो अपने विधिपूर्ण कार्य को कर रहा हो और आप प्रकोपित हो रहे हो, ऐसी दशाएं नहीं होनी चाहिए। और फिर अतिरिक्त सावधानी के तौर पर स्पष्टीकरण में लिख दिया कि प्रकोपन इतना गंभीर था या नहीं कि व्यक्ति आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाए, यह तथ्य का विषय होगा, क्योंकि प्रकोपन इसका स्वाभाविक परिणाम आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाना नहीं होता। आप हर बार प्रकोपित होकर आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाएं, यह नहीं होता। हां, ऐसा भी होता है कि प्रकोपन में आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाएं। तो अगर आप आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हुए थे, तभी यह कहा जा सकता है कि आप प्रकोपन जनित विवशता इसमें पड़ गए थे और इस कारण से आपको पूर्ण रूपेण क्षमा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हत्या जैसा जघन्य कृत्य किसी भी दशा में किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उस क्रूर व्यक्ति के समान दंडित भी नहीं किया जाएगा जिसने बिना किसी विवशता के एक मानव प्राणी की हत्या की। यहां तक हम लोगों की बात हुई थी। अब दूसरी स्थिति, और तर्क लगभग वही है, लगभग वही। एक व्यक्ति है जिसने दूसरे को मार डालने के लिए एक कृत्य किया है, और एक व्यक्ति है उसने अपने को बचाने के लिए एक कृत्य किया है। दोनों की मानसिकताएं एकदम अलग है। एक ऑफेंसिव है और दूसरा डिफेंसिव है। एक मार डालने के उद्देश्य से आक्रमण कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और एक है कि वो ऐसी परिस्थिति में पड़ा गया कि उस परिस्थिति में उसका अपना ज़हन ही नहीं, कानून भी उसे यह अनुमति दे रहा है कि तुम डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करो। ठीक है, अब एक ऑफेंसिव है और एक डिफेंसिव है, एक आक्रमण कर रहा है, एक प्रतिरक्षा कर रहा है। परिणाम दोनों का मृत्यु के रूप में सामने आया है। लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे, कोई न्यायाधीश हो, इन दोनों व्यक्तियों के दायित्व में समानता नहीं हो सकती, और अगर इन दोनों व्यक्तियों के दायित्व में समानता है तो न्याय जिसने किया है, ये जो ये कह रहा है कि दोनों के दायित्व में समानता होनी चाहिए क्योंकि दोनों ने मृत्यु घटित की है, ये न्यायाधीश मूर्ख है। परिणाम के आधार पर न्याय नहीं होता, न्याय आशय के मुताबिक होता है। कृत्य का कर्ता किन परिस्थितियों में कृत्य कर रहा है, क्योंकि परिणाम ये कृत्य के कर्ता के सोचने पर निर्भर नहीं है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। परिणाम ईश्वर उत्पन्न करता है, आप सिर्फ कृत्य कर सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो परिणाम के आधार पर अगर न्याय किया जाएगा या निर्णय किया जाएगा तो उसे अंधेर नगरी चौपट राजा, यहां होने वाला न्याय यह तो कहा जा सकता है, लेकिन एक युक्ति संगत न्याय प्रणाली, इसके द्वारा किया गया न्याय, यह कहा ही नहीं जा सकता।
एक व्यक्ति है बिना किसी औचित्य, बिना किसी कारण ऐसा कार्य कर रहा है जिसका स्वाभाविक परिणाम मानव मृत्यु है, जानता है कि मेरे इस कार्य के परिणाम स्वरूप जो कि शारीरिक क्षति के रूप में वो कर रहा है, आशय शारीरिक क्षति कारित कर रहा है, और ये जानता है कि मेरी इस शारीरिक क्षति के कारण दूसरे की मृत्यु हो जाएगी, या आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर रहा है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु को जन्म दे देती है, या इस ज्ञान के साथ ऐसा खतरनाक काम कर रहा है जिससे प्रत्येक परिस्थिति में मानव मृत्यु होगी। इस व्यक्ति का दायित्व जो होना चाहिए वो इस व्यक्ति का कदापि नहीं होना चाहिए जो अपनी प्रतिरक्षा या किसी अन्य की प्रतिरक्षा या अपनी या किसी अन्य की संपत्ति की प्रतिरक्षा इसके प्रयोजन से दूसरे को क्षति पहुंचा रहा है। तो अगर इन दोनों के कार्यों से मानव मृत्यु घटित होती है तो दायित्व समान हो, यह किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है और वो आक्रमण कर रहा है। दोनों के कृत्यों में जबरदस्त भेद है, ठीक है। और जब कृत्य में भेद है, कृत्य के पीछे आशय में भेद है, तो दायित्व एक से नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति के पक्ष में एक और बात है, और वो क्या है कि इस व्यक्ति को प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग की अनुमति स्वयं कानून ने दी है। यह अतिरिक्त स्थिति है इसके पक्ष में। और व्यक्ति पर जब आक्रमण होगा, यह व्यक्ति की संपत्ति पर जब आक्रमण होगा, तो यह मानव सुलभ है कि जो आक्रमण करेगा उसके प्रति एक प्रतिहिंसा जैसी चीज जन्मेगी। यह सही है, यह होगा ही होगा। व्यक्ति से महामानव होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह अपेक्षा राम से हो सकती है कि वो मेघनाद जिसने कल उनके भाई को मारा है और आज जब युद्ध में मारा गया है तो वो उसके शव के सम्मान की भी बात कर रहे हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम सब नहीं हो सकते। और ये रामी है कि सुचर्ण वैद्य आया, वो कहता हम तो तुम्हारे शत्रु के डॉक्टर हैं, हम जो मेरे राजा का शत्रु है उसे हम जीवन दान क्यों दें। तो राम यही कहते हैं कि भाई डॉक्टर का एक ही काम होता है जीवन बचाना, वो शत्रु मित्र देखता नहीं। और इसके बाद भी अगर तुम्हें यह लगता है कि हमें नहीं बचाना चाहिए तो हम तुम्हें विवश नहीं कर रहे, ससम्मान हम तुम्हें भेज देंगे। तो ये भाई राम का व्यवहार हो सकता है, एक आम आदमी का व्यवहार ये नहीं होता। तो हम कानून आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्याख्यायित करेंगे। आपने उस व्यक्ति को जिसने आप पर घातक हमला किया है, उन तरीकों का जो धारा 100 में वर्णित है, या अन्य प्रकार से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि शरीर और संपत्ति इनके विरुद्ध जो अपराध हैं उन्हीं में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। हर अपराध में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, लेकिन इनमें तो है। तो जहां आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वहां चोट पहुंचाने की, हालांकि उतनी ही चोट पहुंचाने की अनुमति कानून ने आपको दी है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से आवश्यक है, लेकिन हमें उस मानव सुलभ व्यवहार को ध्यान में रखना होगा कि जब कोई किसी के शरीर को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति जिसकी संपत्ति या शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा होता है उसमें एक प्रतिहिंसा होती है। और बड़ा स्वाभाविक है कि वो
कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार कर दे। ये सहज स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी अस्वाभाविक बात नहीं है जिसके कारण से हम उसे दंड दें। दंड तो देंगे, हम उसे वो दंड दें जो एक क्रूर व्यक्ति को मिल रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, वो दंड हम उसे दे दें, क्योंकि मानव सुलभ है ये कि उसमें प्रतिहिंसा पैदा होती है। ठीक है, तो जो कुछ अगर ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, तो ये मानव सुलभ जो स्वभाव है उससे विवश होकर कर रहा है। तो ये, और फिर एक चीज और भी है कि जब हम किसी पर आक्रमण करते हैं, चाहे प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से और चाहे उसे चोट पहुंचाने के प्रयोजनों से, तो पहुंचने वाली चोट के संबंध में हम रत्ती तोला माशा इससे गणना नहीं कर सकते। चोट ज्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो कानून ने स्वयं इसे प्रतिरक्षा का अधिकार दिया है, दूसरा ये बड़ा मानव सुलभ है कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आएगा तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयुक्त होगा उसके प्रति एक प्रतिहिंसा की भावना इस व्यक्ति में होगी जो इस अधिकार का प्रयोग कर रहा होगा, और यह भावना इसे विवश करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप भी ज्यादा चोट पहुंच सकती है। और तीसरी बात यह है कि एक सामान्य व्यक्ति से कानून द्वारा प्रदत्त इस अधिकार की सीमाओं की जानकारी रखते हुए ठीक ठीक सम्यक उचित उपयोग इस अधिकार का किया जाए। हर बार इस प्रकार की अपेक्षा करना भी ये मानवोचित अपेक्षा नहीं कही जा सकती। ठीक है, इन कारणों से अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार द्वारा दी गई सीमा से आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर हत्या कर देता है, तो विश्लेषण करने पर अगर हमें यह ज्ञात हो रहा है कि इसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है, तो उस दशा में उसे उस व्यक्ति के समान दंडित करना जिसने बिना किसी कारण अत्यंत क्रूरतापूर्वक एक व्यक्ति की मृत्यु उन परिस्थितियों में कारित कर दी जिसे हत्या कहा जाता है, उस व्यक्ति के समान इसे दंडित करना ये किसी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। और जब नहीं कहा जा सकता तो कानून इसे उस दायित्व से भारित करने की अनुमति देगा भी नहीं। और इसीलिए हत्या के अपवाद संख्या 2 के रूप में, ठीक है, उस व्यक्ति के दायित्व का वर्णन किया गया जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा से आगे चला गया। इसे दंडित तो हम करेंगे क्योंकि अगर आवश्यकता नहीं थी उतनी चोट पहुंचाने की और आपने पहुंचा दी, तो आपको बिना दंड के छोड़ना यह तो ठीक नहीं है। लेकिन उतना दंड देना जितना उस क्रूर व्यक्ति को मिलेगा जिसने बिना किसी जरूरत के मानववध कारित किया है, यह भी ठीक नहीं। इसलिए अगर मामला प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिलंघन का प्रतीत होता है तो हम फिर रिवर्स होते हैं और हम उस हत्या को हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध ये कहते हैं। लेकिन कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिलंघन है, इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन इसका अभिवचन कर रहे हैं, इसको प्लीड कर रहे हैं और इसके आधार पर अपने दायित्व में कमी किए जाने की मांग कर रहे हैं, तो आप ही को साबित करना होगा कि आपको उस दशा में जब आपने प्रश्नगत हत्या की है, क्योंकि हत्या ही तो आएगी, हत्या कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध,
आपने प्रश्नगत हत्या जिस समय की, उस समय आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस था। पहली चीज तो ये साबित करिए, क्योंकि अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं था तो फिर आपने हत्या ही की है, क्योंकि हत्या तो आप कर चुके हैं। अपवादों पर विचार कब होगा? जब हत्या हो चुकी है। हम इस निष्कर्ष पर आ गए कि यह हत्या है, तब तो पहले हमने यह निष्कर्ष निकाला कि ये सदोष मानववध है या निर्दोष मानववध। सबसे पहले तो हमने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये निष्कर्ष निकाला कि ये सदोष मानववध है या निर्दोष मानववध है। अगर निर्दोष मानववध था, बात खत्म हो गई। अगर सदोष मानववध था तो दुर्घटना के कारण है या जानबूझकर है। अगर दुर्घटना के कारण है तो भी जिस काम को करने का प्रश्न हो रहा था उसमें दंड मिलेगा, मानववध के लिए दंड नहीं मिलेगा। फिर अगर यह आया कि नहीं जानबूझकर किया गया, तो अब यह आपराधिक मानववध है। फिर हम विचार करेंगे कि क्या यह हत्या में गया। अगर यह हत्या में गया तो अब हत्या में पहुंच गया है। अब हम विचार करेंगे कि क्या यह अपवादों में तो नहीं आ गया। यानी अपवादों में आया या नहीं, यह कब विचार होगा? जब हत्या में आ चुका है। और अगर हमने यह पाया अपवाद में नहीं है तो मामला हत्या में तो है ही है, क्योंकि वो तो पहले ही है, ठीक है ना। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, हत्या के लिए दोष सिद्ध हो जाएंगे आप। अच्छा, एक चीज और समझ ले, कोई निश्चित खांचे नहीं बने होते हैं। न्यायालय का काम ही यह है कि जो साक्ष्य आ रहा है इसके आधार पर तय करे कि उस समय जब प्रश्नगत हत्या आपने की, उस समय आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस प्राप्त था या नहीं। जैसे पता यह लगा कि नो डाउट गृह अतिचार, जो गृह भेदन की कोटि का है, ठीक है, अगर रात में किया गया है तो मृत्यु पारित कर देने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको प्राप्त। पता यह लगा कि एक चोर आपके घर में घुसा था, रात्रों गृह भेदन था। आप जब आए तो वो हाथ जोड़े खड़े रहम की भीख मांग रहा है आपसे कि हमें पुलिस के हवाले कर दो, हम ठीक है, हम घुस आए, ये सही है, हम चोरी करना चाहते थे। और आपने साहब शर्लक होम्स और मार जैसा लोग दिखाते हैं ना, साइकिल चोर पकड़ लिया तो उसे इतना मारा कि वो मर ही गया। और खुद ठीक है ब्याज पे पैसे ले रहे थे और चोरी कर रहे थे, तब कुछ नहीं। अरे ठीक है यार, साइकिल चुरा ली उसने, तो क्या ऐसी आफत हो गई कि तुम उसे मारोगे इतना? भाई हम तो नहीं मारते, हम तो ठीक है किया दो पुलिस को, दो कानून काम करेगा अपना। और आप तुरंत ही योद्धा बन गए। ऐसे योद्धा बहुत होते हैं समाज में। और आपने उसे मारा तो रात्रों गृह भेदन उसने किया है। हाँ, अब आप कहीं साहब मृत्यु पारित करने तक का राइट टू सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं मिला था, आपने हत्या की है सीधे। क्योंकि इस परिस्थिति में आपको नहीं है सेल्फ डिफेंस। उसने कहा कि हम जादू टोने से तुम्हारे बच्चे भी हमने मार दिए और तुम्हें भी मार देंगे, और तुमने उसे मार डाला। तो जादू टोने से कोई मरता है क्या? यानी जो परिस्थिति है उसमें जो साक्ष्य आया है, उस साक्ष्य से अगर तय हो रहा है कि वाकई इस परिस्थिति में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस था, एक्सीड करने की बात तब उठेगी, तब इस पर विचार चलेगा कि आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस को क्या एक्सीड किया। और अगर पाया गया एक्सीड किया है, तब हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध यह गठित होगा। राइट टू सेल्फ डिफेंस था ही नहीं, यह स्थिति अलग है। और आपकी किताबों में पूरा हेड दिया रहता है, जहां पर राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही नहीं, वहां उन्होंने फिर सीधे हत्या माना है। जैसे वर्णित है कि बुढ़िया उसने खेत से कुछ चुरा लिया, फसल की थोड़ी, आपने उसे इतना मारा कि वो मर गई, तो ये सीधा हत्या है, कोई राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं। ठीक है, चोरी के अगेंस्ट कुछ परिस्थितियों में मृत्यु पारित करने तक का है,
राइट टू सेल्फ डिफेंस, लेकिन अन्य परिस्थितियों में अन्य अपहानि पहुंचाने तक, ठीक है, तो अन्य अपहानि आप ऐसी पहुंचाएंगे मर के? अरे फसल ही तो चुरा ली उसने, एक थप्पड़ मार देता अधिकतम, और देखा जाएगा कौन चुरा रहा, सारी चीजें देखी जाएंगी, और उसके आधार पर अगर तय होगा कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है, एक्सीड करने की बात उसके बाद होगी। अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं है तो हत्या है सीधे फिर। और आपके यहां आपके किताबों में अलग से उस हेड में भी वर्णन है, जब राइट टू सेल्फ डिफेंस माना और एक्सीड किया, यह माना, ठीक है। और राइट टू सेल्फ डिफेंस इसे यूज करते हुए अगर आपने हत्या कारित की है तो कुछ चीजें आपको साबित करनी ही पड़ेंगी कि आपको सद्भावना पूर्वक यह विश्वास था कि जो शक्ति आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो उस शक्ति का प्रयोग आपकी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। यानी ये सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन आप में होना चाहिए, और ये सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन आप बताएंगे तो नहीं, लेकिन इस सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन को भी ऑब्जेक्टिवली निर्धारित किया जा सकता है, ये माना जा सकता है, ये देखा जा सकता है, ये जांचा जा सकता है, ये परखा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में आप कहते हो कि मेरा व्यक्तिनिष्ठ समाधान हो गया था, कि इन परिस्थितियों में यदि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो मुझे किसी और को या तो शरीर संबंधी या संपत्ति संबंधी अपहानि होगी, उन परिस्थितियों में आप ही के समान के व्यक्ति को क्या यह आशंका उत्पन्न हो सकती है? अगर दुनिया में कोई नहीं, ठीक है, इस प्रकार की आशंका से ग्रसित होगा, उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आप थे, तो यह बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि आपका व्यक्तिनिष्ठ समाधान हो गया था। आप झूठ बोलते हैं कि आपका व्यक्तिनिष्ठ समाधान हो गया था उन परिस्थितियों, कौन मान लेगा कि एक बुढ़िया से फसल बचाने के लिए उसे इस कदर मारना जरूरी था? कौन मान लेगा ये? तो आप बताओ ना बताओ, साक्ष्य से ये निष्कर्ष निकाले जाएंगे कि क्या दी गई परिस्थिति में राइट टू सेल्फ डिफेंस प्रयोग करने की जरूरत है, ऐसा विचार आपके मन में आया था या नहीं? अगर दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिसके मन में उस प्रकार का विचार आए, तो आपके मन में आया था, ये क्यों मान ले भाई? इसका मतलब ही आप बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तब राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं था यह माना जाएगा, और आप हत्या तो कर ही चुके हैं, अब तो एक्सेप्शन की बात है। और अगर पाया कि हो सकता है तो डेफिनेटली, ठीक है। अब आपने एक्सीड किया, क्योंकि अच्छा ठीक, राइट टू सेल्फ डिफेंस था, अब यह देखा जाएगा एक्सीड करने में भी कि आपको सद्भाव पूर्वक विश्वास होना चाहिए कि जो चोट आप पहुंचाने जा रहे हो, यह चोट प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से जरूरी है। जैसे एक उदाहरण आपकी किताबों में दिया है कि एक बड़ा बलिष्ठ आदमी है, यह अभियुक्त के छाती पर बैठ गया और बलिष्ठ आदमी को उसने एक चाकू मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, ठीक है, और बलिष्ठ आदमी उसे मार रहा था। यहां 3 चाकू मारने के बाद भी यह माना गया कि उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, ठीक है, सद्भाव पूर्वक उपयोग किया, यद्यपि एक्सीड कर गया, ठीक है। यह माना गया कि उसे सद्भाव पूर्वक ये विश्वास था कि 3 चाकू मारना जरूरी है इसके, क्योंकि यह बलिष्ठ है, एक चाकू से इसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, और वो एक्सीड कर गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को, ये सही है, ठीक है, क्योंकि वो बलिष्ठ है। अदरवाइज 3 चाकू क्यों मारे? आपने प्रतिरक्षा के प्रयोजन, एक मारते गिर जाता, बात खत्म थी।
ठीक है, तो ये साक्ष्य का विषय है और उससे निर्धारित होगा कि दी गई परिस्थिति में आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में जो करने का निर्णय लिया, क्या वो करने का निर्णय कोई युक्त संगत मनुष्य लेगा सद्भाव पूर्वक? यदि हां, जैसे चाकू मारने का उस परिस्थिति में कोई निर्णय लेगा तो भैया लेगा ये, क्योंकि एक बलिष्ठ आदमी छाती पर बैठा और गला दबा रहा या मार रहा है, तो कोई भी इस ढंग का निर्णय लेगा सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक मीनिंग देर भाई सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी इसके साथ। और उसके बाद एक चाकू, दो चाकू, अब यहां पर गलती हो रही है, 3 चाकू आपने मारे, ठीक है, जिसे प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से, ठीक है, मारा जाना जरूरी नहीं था, आप एक्सीड कर गए। यहां प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, ठीक है, ये आपको कानून ने दिया भी है, उसका प्रयोग भी आपने ठीक किया, लेकिन एक्सीड कर गए। अब यह मामला इसमें आएगा, लेकिन एक और उदाहरण दिया, कार रोकने की कोशिश की पुलिस वालों ने, नहीं रोकी उन्होंने, और जिधर 2 सैनिक बैठे थे उस ओर ही तेजी से चलाते हुए ले गए, सैनिक ने गोली चलाई, 3 फायर किए, और तीसरा फायर तब किया जब सैनिकों से 50 मीटर आगे कार निकल चुकी थी, और उसी फायर से एक महिला की डेथ हो गई जो पिछली सीट पर बैठी। कोर्ट ने कहा राइट टू सेल्फ डिफेंस था ही नहीं, उन्होंने कहा जब तक 2 गोली चलाई तब तक था, जब आपसे 50 मीटर आगे हो गई वो, यानी निकल गई कार, यानी अब आपके जीवन को कोई खतरा नहीं बचा। जब तक आपको क्रॉस नहीं किए, तेजी से लापरवाही से आ रही है हमारी ओर, तब तक तो खतरा है, तब तक आपने 2 फायर किए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको क्रॉस कर गई, अब आपके जीवन को कौन सा खतरा बचा था, आपने तीसरा फायर क्यों किया? अगर आप कहते हैं कि हमें सूचना थी साबुत में आतंकवादी बैठे, तो इस सूचना का स्रोत बताइए। ठीक है भाई, ठीक है, अगर गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग का हक है, ये सही है, लेकिन ये सुनिश्चित तो होना चाहिए कि आतंकवादी थे, और वो अपराध जिनमें मृत्युदंड प्रोवाइड है, उसमें आप मृत्यु कारित करने तक का निर्णय ले सकते हैं। बाकी तो गिरफ्तारी के प्रयोजनों से आप मृत्यु कारित करने तक का निर्णय ले ही नहीं सकते। तो जो किया गया बल प्रयोग है, इसके प्रयोग के लिए कोई उचित आधार नहीं है, इसलिए यहां राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात आए तो आपको 2-3 बातों पर ख्याल करना होता है कि क्या राइट टू सेल्फ डिफेंस है। प्रॉब्लम में जो शब्द लिखे होते हैं वे शब्द साक्ष्य से साबित हो गए हैं, ऐसा माना जाता है, यह हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो उन शब्दों से यह निष्कर्ष निकालिए कि क्या राइट टू सेल्फ डिफेंस है इस परिस्थिति में, और अगर है तो फिर अगला सवाल कि जो शक्ति प्रयोग किया गया, ठीक है, वो अनुचित दिखाई देता है, या उस परिस्थिति में उस प्रकार का शक्ति प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह शक्ति प्रयोग राइट टू सेल्फ डिफेंस के एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। अगर इस विश्वास के बिना भी आपने किसी को कोई चोट पहुंचाई तो भले ही राइट टू सेल्फ डिफेंस हो, फिर भी आप हत्या के दोषी। जैसे महिला ने फसल चुरा ली, आपने उसे मारते मारते मार डाला, तो ये जो क्षति आपने पहुंचाई है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से इतनी क्षति पहुंचाना सद्भाव पूर्वक जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कहता है बात 2 में, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि कारित करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। यानी सबसे पहली चीज,
कि आपको शरीर की या प्राइवेट शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो और उस अधिकार को आप सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाएं। ठीक है, और आपको जो शक्ति मिली है कानून से पूर्व चिंतन के बिना उसका अतिक्रमण कर दें। ठीक है, और फिर पूर्व चिंतन के बिना उसका अतिक्रमण करके ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से जितनी अपहानि करना आवश्यक है उससे अधिक अपहानि कारित करने के किसी आशय के बिना, यानी जानबूझकर आप उससे अधिक अपहानि कारित न करें, अपहानि उससे अधिक कारित हो जाए। जैसे तो 3 चाकू जानबूझकर मारे, अगर ये आ जाए साक्ष्य से ये आ जाए कि जानबूझकर 3 चाकू मारे, वो गिर गया था उसके बाद भी ये मार रहा था, तो नहीं। ठीक है, उससे अधिक अपहानि कारित करने के किसी आशय के बिना अगर करे प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग और अपहानि कारित करे तो मामला हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध का होगा। कहता है जैसे काको चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि काको घोर उपहति हो। अब जब घोर उपहति हो तो मृत्यु कारित करने तक का आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस मिला ही नहीं, क्योंकि उसने लिखा ना काको चाबुक मारने का प्रयत्न या करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि काको घोर उपहति कारित हो। ठीक है, तो सद्भावना पूर्वक अगर आप विचार करेंगे तो इतनी अपहानि उसे पहुंचाने का हक आपको मिलता है जिससे वो दोबारा चाबुक न मार पाए। ठीक है, इतना ही मिलता है, मृत्यु कारित करने तक का आपको मिलता ही नहीं। का एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है, का सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से या का वध कर देता है। का ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानववध किया। ठीक है, घोर उपहति अगर पहुंचने की आशंका होती तब तो मृत्यु कारित करने तक का उसे मिलता। ठीक है, और फिर मृत्यु कारित कर देता तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तब तो उसे मृत्यु कारित करने तक का अधिकार था ही, जैसे ये आशंका उसे प्रतीत होती है, लेकिन था ही नहीं। ठीक है ना, और उसे लगता चाबुक फिर हमारे मारेंगे ये और हम बचा ही नहीं सकते, उसने गोली चला दी, तो उसने एक्सीड किया है, उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है। ठीक है, और उसका यह विश्वास है कि गोली चलाए बिना हम बचा ही नहीं पाएंगे अपने को। तो प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए जितनी अपहानि कारित करना जरूरी है उससे अधिक अपहानि कारित करने के किसी आशय के बिना सद्भाव पूर्वक उसने उससे अधिक अपहानि कारित कर दी, जिसकी वजह से यह कहा जाएगा कि वो आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता उसका दोषी है। ठीक है, अपवाद 3 कहता आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित कर दे। यहां भी स्थिति वही है, लोक सेवक है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित कर रहा है। और क्यों कारित कर रहा है? क्योंकि वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि जिस कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसे लोक सेवक नियुक्त किया गया है उस कर्तव्य का निर्वहन वो उस प्रकार का कार्य किए बिना कर ही नहीं सकता और उस प्रकार के कार्य को करने में जो विधि ने उसे शक्ति दी है उससे वो आगे बढ़ गया।
नो डाउट उसने सीमाएं क्रॉस कर दी, विधि ने जो उसे शक्ति दी थी उससे आगे बढ़ गया, ये सही है। लेकिन उसके मन में ये सद्भाव पूर्वक विश्वास था कि अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए, ठीक है, ऐसा करना जरूरी है और यह विधिपूर्ण है, ठीक है। जो मरा उसके प्रति कोई वैमनस्य भी नहीं, ठीक है। इसे ऐसे समझे आप जैसे कई बार अति उत्साह में आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वो आप मार अति उत्साह में आकर वो कर बैठते हैं, ठीक है। आतंकवादी था, उसे सरेंडर कर दिया, ठीक है, या उसे बिना गोली मारे भी आप पकड़ सकते थे और आपने उसे, ठीक है, आपका यह विश्वास रहा, आप बिना मारे भी उसे पकड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि सब गोली चलाना जरूरी है। एकदम परफेक्ट उदाहरण हमें नहीं मिल रहा है इस समय, लेकिन आप अगर समझना चाहें तो इस बात को खूब समझ सकते हैं कि अति उत्साह, आप लोग सेवक हैं, आपको विधि ने एक शक्ति दी है कि आपको यह काम करना है और आपको ऐसा लगा कि इस काम को करने के लिए हमें अमुक काम करना ही पड़ेगा और आपने उस विधिपूर्ण काम को करने के लिए विधि ने जो शक्ति दी उसका अतिक्रमण आपने कर दिया, उससे आगे बढ़ गया। वैमनस्य कोई नहीं था उस आदमी के प्रति जिसकी मृत्यु आपने कारित कर दी। ऐसे मानिए एक भीड़ है, ठीक है, आगजनी करने जा रहे हैं, आप कुछ लाठी चलाते, कुछ पानी की बौछार करते, कुछ अनाउंसमेंट करते, हो सकता भीड़ डिस्पर्स हो जाती। आपको लगा कि आगजनी से रोकने के लिए विधि ने हमें शक्ति दे रखी है और किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं, भीड़ में शामिल किसी भी आदमी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं, और आपने गोली चलानी शुरू कर दी, कोई मर गया, तो आपने हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव किया। आपको छोड़ा तो नहीं जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के समान आपको दंडित करना जिसने क्रूरतापूर्वक मानववध किया है, यह भी उचित नहीं कहा जाएगा। लेकिन जरूरी क्या है कि आप लोग सेवक होने चाहिए, जो विधिपूर्ण काम आपको सौंपा गया है कानून के मुताबिक उसे ही करने का प्रयत्न आप कर रहे हो। आपका सद्भावपूर्वक विश्वास होना चाहिए कि विधि ने जो काम आपको सौंपा है उसे प्रश्नगत काम, जिसके कारण से मानव मृत्यु हुई है, उसे कारित किए बिना आप विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके अपने उस कर्तव्य का निर्वहन कर ही नहीं सकते जो लोक सेवक के रूप में आपका कर्तव्य है। और फिर आप वो काम कर रहे हैं जो आप अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक मानते हैं, और किसी व्यक्ति की उसके प्रति कोई वैमनस्य रखे बिना मृत्यु कारित करना है, तो ऐसी दशाओं में आपको आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता उसी का दोषी मानना उचित होगा। आपको उस क्रूर व्यक्ति के समान दंडित करना जिसने बिना किसी कारण जानबूझकर मानव मृत्यु को घटित किया है, उसके समान दंडित करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जाएगा। तो ये तीन अपवाद, और चौथा कहता आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में, अचानक लड़ाई में, अचानक तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अपरायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए? अचानक झगड़ा जनित
आवेश की तीव्रता में हुई लड़ाई, अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई लड़ाई। झगड़ा हुआ, यहां झगड़ा और लड़ाई दोनों शब्द प्रयोग हुए, इसका मतलब झगड़ा और लड़ाई, इसके बीच फर्क है। उसने कहा अचानक झगड़ा जनित, ठीक है, आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई, इसका मतलब झगड़ा और लड़ाई एक ही बात यहां नहीं मानी है। झगड़ा हुआ यानी मुंह से दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, फिर इससे आवेश आया और इस आवेश के परिणाम स्वरूप लड़ाई हुई। लड़ाई का मतलब क्या हुआ? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि लड़ाई में दोनों तरफ से प्रहार होने चाहिए। वो प्रहार दोनों को लगे नहीं लगे इससे कोई मतलब नहीं, होने चाहिए, तब ये मानेंगे लड़ाई हुई। और ये लड़ाई अचानक होनी चाहिए, और जो झगड़ा जिससे आवेश आए ये भी अचानक होना चाहिए। ये नहीं कि साक्ष्य से ये दर्शित हो रहा कि दोनों पक्ष घर से खूब लाठी डंडा लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए ही निकले थे, तो इसे अचानक झगड़ा जनित आवेश नहीं कह सकते। झगड़ा हो गया, बाद में लड़ाई भी हुई, लेकिन ये अचानक हुआ झगड़ा नहीं है, ये पूर्व चिंतन के साथ किया गया झगड़ा है। और ऐसी दशा में दोनों दोषी होंगे और दोनों को सजा मिलेगी, ठीक है। इसे फ्री फाइट बोलेंगे। उसने कहा अचानक झगड़ा जनित आवेश, उससे उसकी तीव्रता, झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता, उसमें अचानक लड़ाई। लड़ाई या झगड़ा ये स्वयं में कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं है, यानी आप झगड़ा और लड़ाई ये प्रूव कर दोगे और साहब आप हत्या के दायित्व से बच जाओगे, कतई नहीं बचोगे। झगड़ा या लड़ाई स्वयं में कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं। ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस तब बनेगी जब अचानक झगड़ा हो और उस अचानक झगड़े से आप आवेश में आए और फिर अचानक लड़ाई कर बैठे। अगर यह साबित हुआ पूर्व चिंतन था, दोनों लोग लाठी डंडा लेके घर से निकले थे और चौराहे पे भेंट हो गए, दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा, उनमें 2 मर गए, 5 घायल हुए, तो सबको दंड मिलेगा। जो मर गए वो 302, जो घायल हुए वो तदनुसार जो आईपीसी की धाराएं बन नहीं होंगी या जो बीएनएस की धाराएं बन नहीं होंगी। खूब एचजेएस में तो इसी ढंग के सवाल आते, हमने जब दिए तो यही सवाल आए थे, 2 पक्ष आकर झगड़ा कर रहे हैं, तो आकर झगड़ा कर रहे हैं तब तो पूर्व चिंतन है, तब तो एक्सेप्शन 4 लागू ही नहीं हो रहा। अचानक झगड़ा जनित आवेश, लड़ाई या झगड़ा ये स्वयं में कोई प्रशामक परिस्थिति नहीं है, कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस नहीं, अचानक झगड़ा। अब जब अचानक है तो जानबूझकर उस ज्ञान के साथ हत्या व्यक्ति कर ही नहीं सकता जिस ज्ञान के साथ मानव मृत्यु पारित किए जाने की दशा में ही हत्या होती है, क्योंकि अचानक हो गई सारी बात और आवेश की तीव्रता है। अब आवेश यह भी व्यक्ति को मजबूर कर देता है, आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी गुस्से में कर बैठते हैं आप, तो हमें इस परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन गुस्से में भी आप वो करते हैं जो कोई नहीं करेगा, तब फिर नहीं। और एक चीज और, जिससे झगड़ा हुआ उसी की मृत्यु कारित करेंगे आप, किसी और की नहीं कारित कर देंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है, 2 लोग झगड़ रहे हैं, एक ने बचाने की कोशिश की, जिसने बचाने की कोशिश की उसे इतना मारा है कि उसके शरीर की कोई हड्डी ही नहीं बची जो टूट ना गई हो। तो एक तो बेहद क्रूरता के साथ आपने काम किया है, ठीक है, तब मामला हत्या का है, क्योंकि इसमें कई चीजें उन्होंने कही। सबसे पहले अचानक झगड़ा जनित आवेश होना चाहिए, उस अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में अचानक लड़ाई हुई हो,
और उस अचानक लड़ाई में किसी पक्ष ने अनुचित लाभ दिए बिना, कोई अनुचित लाभ न ले और पूर्व चिंतन के बिना और बिना अपरायिक रीति से काम करते हुए और बिना क्रूरता के मानव मृत्यु कारित की हो। ठीक है, अगर क्रूरता दिखाई दी आपके काम में या यह दिखाई दिया कि जानबूझकर आपने ये किया, पूर्व चिंतन है उसके पीछे, यह अपरायिक रीति, जैसे लोग हत्या करते हैं सामान्य तौर पर, उससे कुछ अलग हटकर आपने हत्या कर दी। ठीक है, या जिससे झगड़ा हुआ था उसके अलावा किसी की कर दी, तो फिर हत्या ही है, फिर अपवाद में आ ही नहीं रहा, क्योंकि अपवाद में आने के लिए कहता है अपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अपरायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इनमें से एक की भी कमी हो गई, मीनिंग देयर बाय एक भी आ गई, कमी नहीं, एक भी आ गई, तो फिर आपका काम हत्या ही है। आपने अपरायिक रीति से काम किया, आपने अत्यंत क्रूरतापूर्वक काम किया, पूर्व चिंतन था, अचानक लड़ाई नहीं थी। ठीक है, अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता ये नहीं थी, आप अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता नहीं थी, इसका मतलब आप पूर्व चिंतन से काम कर रहे थे। झगड़ा हुआ, ठीक, उसका समय मिल गया, साक्षी दर्शित करना समय मिल गया, और इतना समय मिल गया जिसमें एक युक्त संगत मनुष्य की जो गुस्सा होती है या उसका जो आवेश होता है वो शांत हो ही जाता है। तो अगर शांत हो ही जाता है, इतना समय मिल गया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि तुम्हारा नहीं हुआ था? जब सामान्य मनुष्य का हो ही जाता है उतनी देर में, तो आपका नहीं हुआ था ये कैसे माना जाए? और अगर आपका नहीं हुआ था तो ये साबित करने का भार आप ही पे है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक। ठीक है, और अगर उतना समय व्यतीत हो गया था और फिर भी आपने इस ढंग का कृत्य किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अचानक झगड़ा जनित आवेश था, बल्कि पूर्व चिंतन था, यह माना जाएगा फिर। और फिर आपने हत्या ही की है। जो होना चाहिए अचानक झगड़ा जनित आवेश, उसकी तीव्रता, उसमें हुई अचानक लड़ाई, उसमें पूर्व चिंतन बिना कोई अनुचित लाभ लिए, अपरायिक रीत से काम किए बिना या क्रूरतापूर्वक कार्य किए बिना आप मानववध कारित कर देते हैं। ऐसा जो हत्या की कोट में आता है, तो फिर इन स्थितियों के अभाव के कारण और आवेश की तीव्रता को दृष्टिगत रखते हुए आपको हत्या की कोट में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी ये माना जाएगा। अब लास्ट परिस्थिति, पांचवी, और पांचवी परिस्थिति शामिल क्यों की गई? इसलिए कि यहां एक स्वस्थ मनुष्य ने, वयस्क मनुष्य ने स्वयं हत्या की जोखिम उठाने की सम्मति दी है। ऐसा कार्य अपने प्रति किए जाने की जोखिम अब ठीक है उठाने के लिए सम्मति दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, या अपनी मृत्यु कारित करने की अनुमति दूसरे को दी है, और इस अपवाद का दुरुपयोग न हो, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक्सेप्शन 5 पर लागू करते समय ये देखना पड़ेगा कि मरने वाले ने जिसको अनुमति दी, जिसको अपनी मृत्यु कारित करने के लिए प्राधिकृत किया, वो मरने वाले का है कौन? क्योंकि मरने का प्राधिकार कोई अपनी सम्मति से किसी को दे तो निश्चित है कि इस प्राधिकार को पाने वाले और इस प्राधिकार को देने वाले के मध्य मित्रता के ही संबंध होंगे, शत्रुता के नहीं हो सकते। क्योंकि कोई अपने शत्रु को अपने को मारने का प्राधिकार कभी नहीं देगा अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से जब प्राधिकार देगा किसी को अपनी मृत्यु कारित करने का, तो डेफिनेटली वो इस व्यक्ति का निकटस्थ व्यक्ति रहेगा। और दूसरा
किस काम के माध्यम से मृत्यु कारित करने के लिए उसने प्राधिकृत किया था। क्योंकि काम हमेशा ऐसा होगा जब मृत्यु कारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा जिसमें कम से कम पीड़ा मरने वाले को मिले, और अगर पीड़ा मिले या अधिकतम तो यानी ये कहें कि मृत्यु की सम्मति देने के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितनी पीड़ा आवश्यक है सहन करना, उतनी पीड़ा कारित करने के लिए ही ये अनुमति देगा, अदरवाइज ये अनुमति नहीं देगा। ऐसी अनुमति देखने को कहां मिलती है? ऐसी अनुमति अक्सर तब देखने को मिलती है जैसे एक पिक्चर है टेंगो चार्ली। टेंगो चार्ली में क्या हुआ, एक सैनिक के गोली लग गई या आतंकवादियों ने उसे काट दिया और उसका साथी सैनिक है। अब ये तड़फ रहा है बुरी तरह, मर तो जाना ही है इसे, लेकिन कोई तय नहीं हो सकता, रसद आ जाए हो सकता, और ये कह रहा तुम मेरी मृत्यु कारित कर। अब भाई पीड़ा नहीं सही जाती। यहां ये सैनिक अगर इसकी मृत्यु कारित कर दे तो हो सकता है ये एक्सेप्शन 5 में आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी बने। ठीक है, यहां पीड़ा देने के लिए नहीं, पीड़ा का अंत करने के लिए मृत्यु कारित की गई है। मारने वाले में मरने वाले के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं नहीं है, वो उसकी मृत्यु नहीं कारित करना चाहता है, वो उसकी पीड़ा समाप्त करना चाहता है। हेतु अच्छा है। एक्सेप्शन 5 में जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस है या एक्सेप्शन 5 जिस प्रशामक परिस्थिति के आधार पर संलग्न किया गया है हत्या के साथ, वो प्रशामक परिस्थिति हेतु पर आधारित है। अक्सर एक्सेप्शन 5 में आने वाली सहमति है मरने वाला मारने वाले को अच्छे हेतु के साथ देता है। ये वही स्थिति है जिसमें रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। ठीक है, ये कहते हैं कि हमें ही मार दो, हमें मार दो, और फिर ठीक है, उस समय तो चलो राजा, उनके ऊपर कोई कानून ही नहीं था। जैसे आता है ना राजस्थान में कि राजपूत अपने घर की स्त्रियां और बच्चे मार डालते थे जब वो ये देखते थे कि अब हम जीत नहीं सकते किसी भी तरह से युद्ध में, मरना ही है अब। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से मार डालते थे कि अब जीने के लिए कोई आसरा बचा ही नहीं। और जो बचा नहीं, फिर जब वो निकलते थे, ठीक है, तब शत्रु सेना को जितना नुकसान वो करते थे उतना नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बचा? कोई प्रेरणा नहीं जीने के लिए। अब जी के करेंगे भी क्या? तो जितना मार सको मारो। तो ये वो हेतु हैं, जैसे कई बार होता डकैतों से, लंपटों से बचाने के लिए कोई स्वयं को मार डालने के लिए अनुमति दे देता है। तो यहां एक्सेप्शन 5 जब हम लागू करते हैं तो जो मरने वाले ने, ठीक है, सम्मति दी, उसका हेतु इतना बेहतर होता है कि मारने वाले को हम उस प्रकार से दंडित नहीं कर सकते जिस प्रकार से उसे दंडित करना चाहिए जो क्रूरता के कारण मानव हत्या कर रहा है। इसलिए इस एक्सेप्शन 5 को रखा गया। लेकिन कोई अपने दुश्मन को मारने के लिए प्राधिकृत नहीं करता। इस तथ्य को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हमेशा यह देखेंगे किसने प्राधिकृत किया और किसको किया और किस काम को करने के लिए प्राधिकृत किया। अगर यह पाया हमने कि प्राधिकृत जिस काम के लिए किया गया, ठीक है, वो काम अच्छा नहीं था, ठीक है, तो हो सकता है यह हत्या में ही रहे। उदाहरण दिया है आपकी किताबों में। एक एम्प्लॉयर, उसका जो एम्प्लॉई है वो खाना नहीं खा रहा है, एम्प्लॉयर उससे आग्रह कर रहा है कि तुम खाना खा लो। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं,
एम्प्लॉय ने रिवॉल्वर निकाल लिया कि अगर आगे बढ़े तो हम गोली मार देंगे। अब ये मृत्यु की जोखिम उठा रहा है, ये आगे बढ़ता चला गया क्योंकि इसे ये विश्वास था कि हमारे संबंध इतने बेहतर हैं, ये कह रहा है मार थोड़ी देगा। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता चला गया और इसने गोली मार दी, वो मर गया। इसने एक्सेप्शन 5 इसका सहारा लिया और इन्होंने कहा कि विविक्षित सम्मति उन्होंने उस कार्य के प्रति दी थी जिसमें उन्होंने मृत्यु की जोखिम उठाई। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम सीधे हत्या के दोषी, क्योंकि उसने जोखिम नहीं उठाई थी, उसके मन का यह विश्वास था, यह निर्दोष विश्वास था कि तुम गोली नहीं चलाओगे। ठीक है, उसने सम्मति बिल्कुल नहीं दी थी कि तुम झूठ बोलते हो। उसका आगे बढ़ना सम्मति नहीं माना जा सकता, बल्कि यह माना जाएगा कि उसके मन में ये निर्दोष विश्वास था कि तुमसे संबंध इतने बेहतर हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए उसने तुम्हारी ओर, ठीक है, बढ़ने का काम किया और तुमने गोली चला दी और मर गए। ठीक है, वो मर गया। तो यहां एक्सेप्शन 5 में जो हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध की बात की गई है, वो इसीलिए क्योंकि कई बार इतने अच्छे हेतुओं से किसी की मृत्यु उन परिस्थितियों में किसी के द्वारा घटित की जाती है जिनमें मारने वाले को उस तरह दंडित करना जिस तरह एक क्रूर व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, यह किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान रखना पड़ेगा, इस सामाजिक तथ्य को, कि कोई अपने को मारने की अनुमति अपने दुश्मन को नहीं देता। इसलिए मारने की अनुमति या मृत्यु का जोखिम उठाने की सहमति किसको दी गई और क्यों दी गई, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हम एक्सेप्शन 5 का दुरुपयोग होने से बचा पाएंगे। और यही उच्चतम न्यायालय के निर्देश भी आए हैं। आप देखें अब बात 5 क्या कहता है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। ठीक है, तो यहां मृत्यु की जोखिम उसने उठाई है, नो डाउट, लेकिन वो 18 से ऊपर का है। और यहां उन स्थितियों को ध्यान में रखा गया है, यद्यपि लिखा नहीं है, लेकिन उन स्थितियों को ध्यान में रखकर यह बात जोड़ा गया है जिनमें मृत्यु की जोखिम अच्छे हेतुओं से उठाई जाती है। दृष्टांत क्या कहता है, का या को, जो एक बालक है, वो तो बालक है मीनिंग दरबार 18 से कम है, क्योंकि अब तो शायद बालक इसकी डेफिनेशन क्लास में इसको ले भी आए। ठीक है, पहले बालक डेफिनेशन क्लास में नहीं था, लेकिन अब तो बालक डेफिनेशन क्लास में ही है, तो 18 वर्ष से तो ये कम ही हो गया। या जो एक बालक है उकसाकर का उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है, यहां कम उम्र होने के कारण या अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए का ने हत्या का, ठीक है, दुष्प्रेरण यह किया है। आत्महत्या उसने, ठीक है, आत्महत्या के लिए उसने उकसाया और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, लेकिन वो 18 वर्ष से कम आयु का है, इसलिए यहां क्या माना उन्होंने, का ने हत्या का दुष्प्रेरण यह किया। ठीक है, इस पर कल हम लोग, समय समाप्त हो रहा है, हत्या का दुष्प्रेरण क्यों मान रहे हैं इस पर कल बात कर लेंगे। और अपवाद एक के दृष्टांत बचे हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, उन पर बात करके और कल आगे बढ़ेंगे। देखो